मित्रों नमस्कार। आप सभी ने फारूक जाफरी की एक शायरी तो सुनी होगी, कोई ठहरता नहीं यूं वक्त के आगे, मगर वो जख्म है जिसके निशान जाते नहीं। जी हाँ, मैं उन जख्मों की बात कर रहा हूं जो कि एक सोने की चिड़िया को घायल किए। मैं उन जख्मों की बात कर रहा हूं जो कि हमारे और आपके दिल पर लगाए गए अंग्रेजों के द्वारा। मैं उस जख्म की बात कर रहा हूं जो जख्म 300 साल की गुलामी से होकर के गुजरे और उसके निशान आज भी हमारे दिलों पर बाकी हैं या छोड़ गए हैं। उन यादों को हम भुला नहीं सकते। अगर हम बात करें तो यह बात हो रही है भारत की गुलामी की जंजीरों की और एक टापू से आए हुए लुटेरों की, जिन्होंने एक सोने की चिड़िया को लूटा, शोषित किया, उसकी गर्दन मरोड़ी और फिर उसे घायल अवस्था में करके चले गए। फिर वह सोने की चिड़िया आज 70 सालों के इतिहास के बाद पुनः अपने पैरों पर खड़ी है और विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जा रही है। साथ ही साथ इतनी सफलताएं हमने अर्जित की, लेकिन क्या हम उस जख्म को भूल गए जो कि हमें उन अंग्रेजों के द्वारा दिए गए थे, एक टापू से आए हुए लुटेरों के द्वारा दिए गए थे। इसी संदर्भ में मछली शहरी की भी एक शायरी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब आ जाती है दुनिया घूमकर अपने मरकज पर, तो वापस लौटकर गुजरे जमाने क्यों नहीं आते। तो जाहिर सी बात है वो गुजरा जमाना लौटकर तो वापस नहीं आ सकता है। खैर, उस गुजरे जमाने में क्या बीता था, आज की कड़ी में हम उस पर चर्चा करेंगे कि कैसे एक टापू से आए हुए लुटेरे इस सोने की चिड़िया को लूट ले गए। उसकी कहानी क्या है, उसका आरंभ कैसे हुआ और कैसे वह परिस्थितियां आई कि जो कि एक दरिद्र या गरीब लुटेरे, जो कि एक ऐसे टापू के निवासी थे जहां खेती बाड़ी के अलावा कुछ नहीं था, और वो आकर के विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था जो कि अपने विश्व उत्पादन में या वर्ल्ड प्रोडक्शन में 25% की हिस्सेदारी रखती थी और जिसका रूलर विश्व के शक्तिशाली राजाओं में जाना जाता था, और उसके साम्राज्य में एक भिखारी के तौर पर या बेगर्स के रूप में कदम रखे और आगे चल करके उस मुगलिया सल्तनत को ही समाप्त किए और भारत पर अपने राज्य को स्थापित किया। तो चलते हैं, हम आरंभ करते हैं तथ्यों के साथ, उन फैक्ट्स के साथ। तो सबसे पहले मैं यहां पर तुलना करूंगा भारत और ब्रिटेन की। जब ब्रिटेन पहली बार भारत आने का प्रयास कर रहा है या भारत आने के बारे में सोच रहा है, वो ब्रिटिश व्यापारी, तो ये कहानी जाती है लगभग सन 1600 के आसपास। जी हां, सन 1600 के आसपास ब्रिटेन की क्या स्थिति थी और भारत की क्या स्थिति थी, सबसे पहले इसकी हम तुलना करें। तो उस वक्त जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था यानी वर्ल्ड इकोनॉमी में 25% का प्रोडक्शन हमारा ही हुआ करता था। इसी कारण से भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। उस वक्त दिल्ली के तख्त पर मुगल बादशाह अकबर का शासन हुआ करता था, जिन्हें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाना जाता है। वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली या पावरफुल रूलर्स में हुआ करते थे। तो ये तो उनकी स्थिति थी। उनकी शान शौकत के बारे में अगर मैं बात करूं, या यूं कहा जाए भारत के सम्राट के शान शौकत के बारे में मैं बात करूं, तो उस दौर के एक आगे चल के एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है खफी खान निजामुल मुल्क। आप सभी ने यह नाम सुना ही होगा, बड़ा ही परिचित नाम है और मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री में हम इनके भी कंट्रीब्यूशन को देखेंगे। तो खफी खान निजामुल मुल्क की किताब है जिसका नाम है मुंतखबुल बाब। मुंतखबुल बाब में खफी खान ने क्या कहा है कि जब अकबर की मौत हो रही है तो उनकी निजी संपत्ति की जहां तक बात करें तो उनके पास 5000 हाथी हैं, उसके अलावा 12,000 घोड़े हैं, 1000 चीते हैं और 10 करोड़ की राशि है। इसके अलावा 272 मन कच्चा सोना है। बहुत बड़ी रकम है ये, 272 मन कच्चा सोना है, 370 मन चांदी है, उसके बाद 1 मन जवाहरात हैं। ये अपने पीछे छोड़ करके जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गए। तो जिस शासक की व्यक्तिगत संपत्ति उस दौर में इतनी रही होगी, तो जाहिर सी बात है उसके आगे एक जजीरे या एक टापू के निवासियों के हालात की क्या तुलना की जा सकती है। अगर मैं बात करूं तो उस वक्त अकबर के समय में दुनिया में अकबर को चुनौती देने का साहस करने वाले जो शासक थे या जो इनके बराबर धन रखते थे या इनसे कुछ ज्यादा रखते थे, उसमें केवल आता है चीनी शासक मिंग शासकों की।
यानी चीनी शासकों की हम बात कर रहे हैं, केवल चीन ही वह देश था और उसके मिंग शासक ही इतने संप्रभुताशाली थे या संप्रभुताधारी थे जो कि इस मुगलिया सल्तनत की शान और शौकत का मुकाबला कर सकते थे। तो आप 1600 की स्थिति को समझ गए होंगे। यही अंग्रेजों के आने का प्लानिंग बन रहा है इसी दौर में। अब जरा सा इस टापू की स्थिति की हम दशा को देख लें। तो जब हम ब्रिटेन की दशा को देखते हैं तो क्या इनकी स्थिति है। तो ब्रिटेन में उस वक्त राज कर रही थी महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट। भारत में कौन था? अकबर। यहां कौन है? एलिजाबेथ फर्स्ट है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो एक छोटा सा टापू यानी जजीरा है या द्वीपीय क्षेत्र है जिसकी इकोनॉमी काफी हद तक केवल एग्रीकल्चरल पे व्यवस्थाओं पर टिकी हुई थी और यहाँ के जो सामंत हुआ करते थे वे आम जनता का शोषण किया करते थे। अगर हम जैसे कि भारत को बताए, विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का कंट्रीब्यूशन 25% था कुछ इतिहासकारों के अनुसार। तो उस वक्त ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का पूरे वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन कितना था? तो पूरे वर्ल्ड में ब्रिटेन का मात्र कंट्रीब्यूशन था 3%। जी हाँ, 25% हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में और 3% ब्रिटेन कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहां के लोगों का स्वभाव कैसा था? तो स्वभाव जन्मजात लुटेरे थे। उस वक्त यूरोप की बड़ी महाशक्तियां कौन सी थी? सुपर पावर्स कौन से थे? उस वक्त यूरोप का जो सुपर पावर्स थे क्रिश्चियन नेशंस, जिसमें कि सबसे पहला स्थान आता है पुर्तगाल का, दूसरा स्थान आता है स्पेन का। ये दो बड़े शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे यूरोप के। अब इनके बारे में यहां बोलने का क्या कारण है? तो जो ब्रिटेन के व्यापारी हैं, चूंकि मैंने बताया गरीब टापू क्षेत्र, तो यहां के जो व्यापारी हैं वे ब्रिटेन ये पुर्तगाल के और स्पेन के जहाजों को लूट करके अपने हितों को साधा करते थे और उतने में ही खुश हो जाया करते थे। तो जाहिर सी बात है अब उन लुटेरों से भारत की शान और शौकत की तुलना करना सही नहीं होगा। फिर भी ये लुटेरे ही आकर के इस सोने की चिड़िया को बर्बाद किए और अपने आधिपत्य को स्थापित किए। तो तुलना आप समझ गए होंगे एलिजाबेथ और अकबर की औकात में कितना डिफरेंस है जिस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो रहा है। तो अब प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत आए क्यों, कैसे आए? तो जब हम इसकी बात करते हैं तो भारत की खोज कैसे ये कर पाने में सफल हुए। तो एक ब्रिटिश व्यापारी हुआ करते थे घुमंतु, नोमैड टाइप का इनका नेचर था, नोमैडिक टाइप का। तो इनका नाम था रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच एक घुमंतु व्यापारी थे और वे हिंद महासागरीय क्षेत्रों में घूमे थे, मेसोपोटामिया की यात्रा उन्होंने की थी, फारस की खाड़ी में वे घूमे थे और यहीं पर तथा दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक यात्राएं करते हुए उनको इस बात की जानकारी लगी कि इसी क्षेत्र में भारत नाम का देश है और जिसके पास एक बड़ी इकोनॉमी है, यानी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो जाहिर सी बात है यदि इंग्लैंड या ब्रिटेन उस दौर का यदि भारत के साथ व्यापार करे तो निश्चित तौर पर ब्रिटेन अपने हितों को साध पाने में सक्षम और सफल होगा। बस यहीं से भारत के लूट की कहानी चालू होती है। रॉल्फ फिच इंग्लैंड गए, वहां पर इन्होंने सारी बातें बताई। इसके बाद से इनकी ही दी गई जानकारी के आधार पर 1599 में यानी 1599 वह बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है जिस दिन इस सोने की चिड़िया को जख्म देने का पहला प्रयास किया गया और नींव पड़ रही है। रॉल्फ फिच से जो जानकारियां वहां मिली तो वहां के एक दूसरे घुमंतु व्यापारी हुए जिनका नाम था सर जेम्स लैंकेस्टर। सर जेम्स लैंकेस्टर और ऐसे ही 200 अन्य व्यापारियों ने मिलकर के यह तय किया कि पूर्वी देशों के साथ ब्रिटेन को व्यापार या ट्रेड करना चाहिए। यदि पुर्तगाल मुनाफा कमा सकता है, स्पेन मुनाफा कमा सकता है, तो भारत के साथ व्यापार करके इंग्लैंड क्यों नहीं कमा सकता? जाहिर सी बात है पुर्तगाल और स्पेन को यूरोप का सुपर पावर बनाने में इंडिया की ही बड़ी भूमिका थी, जो कि 1498 से 1598 या 99 के बीच आए। तो 100 साल की लूट में जब दो देश यूरोप के सोने की चिड़िया हो सकते हैं तो ब्रिटेन भी जाहिर सी बात है हो सकता था। तो इन्हीं 200 व्यापारियों ने 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ध्यान रखेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके कई सारे नाम हैं, लेकिन इसको आगे चल के पॉपुलरिटी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही मिली, इसलिए हम इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ही लेकर के चल रहे हैं आरंभ से ही या इनिशियल फेज से ही। तो ये कोई गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्टेड कंपनी नहीं थी, बल्कि यूरोप के लैंडलॉर्ड्स और उसके बड़े मर्चेंट्स के इन्वेस्टमेंट के द्वारा खड़ी की गई यह कंपनी हुआ करती थी। तो 1599 में इस कंपनी की स्थापना हुई। खैर फिलहाल अब वो तारीख आ ही गई जिससे कि इस कंपनी को भारत के साथ और पूर्वी देशों के साथ ट्रेड करने का लाइसेंस मिला
और वो तारीख थी 31 दिसंबर 1600। जी हां, 31 दिसंबर 1600 को ही ब्रिटेन के शासक के द्वारा इसको भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की छूट मिल गई, और यह छूट दी गई कुल 15 सालों के लिए। तो जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की वह तारीख 1599 और 31 दिसंबर 1600, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ उस दौर में ब्रिटेन और भारत के अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी और पॉलिटिकल पावर की भी आपने तुलनात्मक कुछ जानकारियां हासिल कर ली होंगी। खैर फिलहाल अब उसके बाद उनका भारत की तरफ और पूर्वी देशों की तरफ यात्राएं चालू हो गई। जब ये यात्राएं चालू हुई तो शुरुआती दौर में इन्हें सफलता भारत आने में नहीं मिली। ये दूसरी कंट्रीज के साथ व्यापार में उलझे रहे। खैर वो दिन आ ही गया जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कदम रखा। वह तारीख था 24 अगस्त 1608, यानी 24 अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में ब्रिटिशर्स का जो दल है वह सूरत के बंदरगाह पर उतरा। जी हां, विलियम हॉकिंस, इस नाम को याद रखिएगा। ये पहले ब्रिटिश व्यापारी हैं जो कि भारत पहुंचने में सफल हुए, और कब आ रहे हैं? 1608 में। और इनकी जहाज का नाम हेक्टर था। तो प्रायः छोटी परीक्षाओं में इस हेक्टर जहाज का नाम भी पूछ देता है, तो आपको जहाज का नाम याद होना चाहिए। विलियम हॉकिंस पहुंचे। खैर इस दौर तक अकबर महान की मौत हो चुकी थी और उनके बेटे जहांगीर भारत की राजगद्दी पर बैठ चुके हैं, या मुगलिया सल्तनत के नए बादशाह हैं। तो यहां पर आपको ये दो फैक्ट्स भी ध्यान रखने होंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है, जब उसकी फाउंडेशन पड़ रहा है, उस वक्त इंडिया के रूलर हैं अकबर द ग्रेट, और जब वह ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पहुंच रही है तो उस वक्त भारत के रूलर हैं जहांगीर। तो सूरत के बंदरगाह पर हेक्टर जहाज ने अपना डेरा डाल लिया, और यहीं से इन्होंने पहले से मौजूद पुर्तगालियों और डचों को अपने आने का आगाज करा दिया। उसके बाद 1609, वह तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तारीखों का मैंने आपको बताया कि बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है इतिहास में। 1609 वो तारीख आ ही गया कि जब कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह के दरबार में पहुंच गए, यानी कि किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में पहुंचे। किस लिए पहुंचे? कि पुर्तगालियों और डचों की तरह इन्हें भी व्यापारिक रियायतें दी जाए, यानी कि ट्रेड्स में छूट, व्यापार करने की छूट दी जाए। अब देखें, किंतु यह बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। बहुत पढ़े लिखे ना होने के कारण जहांगीर ने इन्हें महत्व नहीं दिया, और खासकर यूरोप के एक छोटे से टापू के लुटेरे व्यापारियों को कितना महत्व देगा एक विश्व का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा साम्राज्य का शासक। आप खुद इसका अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि आंखों में आंसू आ जाता है उस पूरी घटना को बताते हुए। मेरी भी एक सीमा है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहा हूं, तो ज्यादा भावनात्मक होकर के वास्तविकताओं का चित्रण आपके बीच में नहीं कर सकता हूं। खैर उसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। फिलहाल यहां से गया। उसके बाद से जो ब्रिटिश जत्थे आ रहे हैं उनका पुर्तगालियों और डचों से टकराव हो रहा है। जनजात लुटेरे ही हैं, तो जाहिर सी बात है इनके पास कोई एथिक्स तो होगा नहीं, वर्किंग एथिक्स नहीं होगा। तो पुर्तगालियों और डचों को कई जगह इन्होंने परास्त किया। फाइनली 1613 में, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, कि जब सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। अब देखें यह अधिकार किसने प्राप्त किया? तो जब हॉकिंस ब्रिटेन वापस जा रहे हैं और भारत के बारे में बता रहे हैं कि इनको, और अपने बारे में बताया कि इनको कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया मुगल साम्राज्य के द्वारा, शासकों द्वारा, तो ऐसे स्थिति में ब्रिटेन के राजा की खुद उत्सुकता बढ़ी कि क्यों ना एक राजा का रिप्रेजेंटेटिव, अपना एक राजदूत मुगल दरबार में भेजा जाए या भारत के दरबार में भेजा जाए। तो इसी चीज को उन्होंने अगली कड़ी में जोड़ने का प्रयास किया, और नए यात्री आ रहे हैं भारत में। हॉकिंस के जाने के बाद उनका नाम है सर थॉमस रो। जब सर थॉमस रो की हम बात करें तो सर थॉमस रो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हुआ करते थे, यानी कि ब्रिटिश के सांसद हैं सर थॉमस रो, और वही आकर के यहां पर सूरत में फैक्ट्री की स्थापना करवा रहे हैं, और उसके बाद से जो मुगल बादशाह जहांगीर हैं उनके दरबार में जा रहे हैं। जब मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचे तो इन्होंने घुटनों के बल अपनी व्यथा सुनाई, या इंग्लैंड
का सम्मान प्रस्तुत किया। यानी इस वक्त इंग्लैंड भारत के आगे घुटनों के बल भीख मांग रहा है, व्यापारिक रियायतें मांग रहा है। इंग्लैंड से जब थॉमस रो आए तो जहांगीर के लिए कुछ शिकारी कुत्ते और शराब लेकर के आए। खैर, इन शिकारी कुत्तों और शराब को भारत ने तहे दिल से स्वीकार किया, रख लिया, भाई जिसकी जितनी क्षमता होती है उसी के अनुसार उपहार देता है। फाइनली करीब ये 1-1.5 साल रहे, इन्होंने व्यापारिक रियायतें लेने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा जहांगीर इस पर ध्यान नहीं देते। जब भी व्यापारिक रियायतों की मांग करते सर थॉमस रो, जहांगीर उसको नजरअंदाज करके जंगली कुत्ते या शिकारी कुत्तों के बारे में और शराब के बारे में पूछना आरंभ कर देते, टाल मटोल करने का प्रयास किया। फिलहाल हमारी अपनी एक भारतीय संस्कृति रही है मेहमान नवाजी की, और ये मेहमान जब लंबे समय तक टिके तो उसके बाद से जहांगीर ने इनको कुछ हद तक रियायतें दे दी। जाहिर सी बात है, यानी कि भारत में ब्रिटेन के जो वास्तविक संस्थापक हैं वे विलियम हॉकिंस ना होकर के थॉमस रो को माना जा सकता है, जो कि किसके दरबार में आए, जहांगीर के दरबार में। तो फैक्ट ये याद रहना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सफलता मिल गई। कब आए थे मुगल दरबार में? 1615 में आए थे। अगली चीज, तो जो व्यापारिक समझौते करने में इन्होंने सफलता हासिल की, इसके बाद से ही अंग्रेजों के कदम लगातार भारत में बढ़ते चले गए। यानी 1619 आते आते अंग्रेजों ने आगरा में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में और बरोच में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने में सफलताएं अर्जित कर ली। तो आप समझ गए होंगे कि प्रारंभिक कहानी क्या है, अंग्रेजों के आने की, एक महान देश को लूटने की प्रारंभिक नीति या इनिशियल पॉलिसी क्या थी। खैर, इंग्लिश मीडियम वाले आपके कंटेंट पढ़े हैं, आप उसको देख सकते हैं, लॉन्गेस्ट तो आपको समझ में आ ही रही होगी। थोड़ी सी कहानियों को लेते वक्त हमें यह ध्यान रखना रहता है कि हर क्लास का व्यक्ति उसको सुन पाए और समझ पाए। फिलहाल अब जब उन्होंने कदम रख दिया 1619 में, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां कई स्थापित कर ली। तो पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? सूरत में। यह याद रहना चाहिए आपको। दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का रूलर कौन है, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इंडिया पहुंच रहे हैं उस वक्त भारत का रूलर कौन है, और साथ ही पहली फैक्ट्री की स्थापना इन्होंने कहां किया था और कब किया था। तो 1613 सूरत में। बिल्कुल आपके दिमाग से उतरना नहीं चाहिए ये टॉपिक। खैर, फिलहाल अब जब वो आ ही गए हैं तो इनिशियल फेज में, आरंभिक अवस्था में ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में कौन से क्षेत्र आए भारत के? तो जब हम ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्रों की बात करते हैं या ब्रिटिश हेजेमोनी कंट्रोल वाले एरियाज की बात करते हैं, तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र थे? तो 1619 के बाद जब इनका ग्राफ बढ़ते जा रहा है तो वो तारीख आ रही है 1632। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा इन्होंने गोल्डन फरमान जारी हासिल किया। गोल्डन फरमान के तहत यह कहा गया कि गोलकुंडा के किसी भी क्षेत्र में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी हैं या मर्चेंट्स हैं, ये व्यापार कर सकते हैं, व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1619 के बाद 1632 का यह गोलकुंडा फरमान, तारीख याद रहनी चाहिए और टॉपिक भी याद रहना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके बाद अगली कहानी इनकी चालू होती है 1639 में। 1639 में इनको क्या चीज मिला? जाहिर सी बात है, पूरा भारत तो मुगल सल्तनत के अधीन नहीं था। साउथ क्षेत्र में कुछ हिंदू रियासतें या राजवाड़े भी थे जिनका अपना एक ग्लोबल इमेज थी। इसी में से एक हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य। तो 1639 में क्या चीज हासिल हुआ? चंद्रगिरी के शासक ने अंग्रेजों को अपने यहां व्यापार करने के लिए छूट दे दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1639 का। इन्होंने मद्रास में फोर्टिफाइड किले की स्थापना का या फैक्ट्री की स्थापना का अधिकार प्रदान कर दिया। ध्यान रखेंगे, फोर्टिफाइड फैक्ट्री की पहली बार जो स्थापना ये लोग ठीक से कर रहे हैं, मद्रास में कर रहे हैं। किसके द्वारा उनको अधिकार मिला? चंद्रगिरी के शासक द्वारा। चंद्रगिरी के रूलर क्या है? तो जो विजयनगर साम्राज्य है उसके ये रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ये राइट दे रहे हैं। तो मद्रास भी अब अंग्रेजों के कंट्रोल में पूरी तरीके से आ गया था 1639 में। ये सब आरंभिक सफलताएं हैं, इनिशियल सक्सेस है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1639 के बाद अगली सफलता इनको कहां दिखाई दे रही है? अंग्रेजों को मिल रही है। जब हम इसकी बात करते हैं तो वो तारीख है 1668। बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है 1668। इस दौरान इनको क्या आरंभिक सफलताएं मिली? तो जो बॉम्बे है वो बॉम्बे पुर्तगाल से इनको प्राप्त हो गया दहेज में। जाहिर सी बात है,
जब पुर्तगाल के राजा अपनी लड़की की शादी ब्रिटेन के राजा से किए तो उन्हें दहेज उपहार में मिला चार्ल्स द्वितीय को। तो उस वक्त इंग्लैंड के शासक कौन है? चार्ल्स द्वितीय है, चार्ल्स सेकंड है। और चार्ल्स सेकंड ने बंबई को 10 रुपए वार्षिक के हिसाब से किस लीज पे दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 इंडिया की भाषा में हमने रुपए बोल दिया, गलती से निकल गया ये शब्द। अगर ब्रिटेन की मुद्रा में अगर हम इसको देखें तो 10 पाउंड एनुअली इनको टैक्स देना होता था, और बदले में बंबई इनको हासिल हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। किससे? चार्ल्स सेकंड से। यही बंबई आगे चल करके भारत में बंबई प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर बनेगा, या यूं कहा जाए जो पश्चिमी भारत है उसका हेडक्वार्टर बनेगा, या बंबई प्रेसिडेंसी के रूप में स्थापित होगा। इसके बाद इनको अगली सफलताएं कहां मिली? आगे चल करके दक्षिण भारत में इन्होंने मछलीपट्टनम, जिससे कि उस समय मछलीपट्टनम के तौर पर जाना जाता था, अपने मुख्यालय के रूप में स्थापित किया। तो अब पूरब की तरफ, ईस्टर्न घाट की तरफ इनका विस्तार हो रहा है, या ये एक्सपेंड करते चले जा रहे हैं। फाइनली अब वो तारीख आ रही है जब कलकत्ता की नींव पड़ रही है। वो तारीख है 1698 यानी 1698। 1698 की तारीख को बताऊं, इसके पहले वह इंपॉर्टेंट तारीख जानना होगा कि जब कलकत्ता का बेस पड़ रहा है। वह बेस है 1691 में। 1691 में जॉर्ज चार्मार, इसका तो नाम आपने सुना ही होगा। इन्होंने किया क्या, यह जो मुगल शासक हैं इनसे समझौता करने में सफलता अर्जित की, और उसके बाद सुतानुती नामक गांव को इन्होंने ले लिया। सुतानुती से इनको व्यापारिक छूटें मिल गईं। उसके बाद से धीरे धीरे आगे चलते हुए अंग्रेजों को 3 गांव प्राप्त हुए। एक का नाम था सुतानुती, दूसरे का नाम था गोविंदपुरी, और तीसरे का नाम था कलकत्ता, या यूं कहा जाए काली घाट इसे कहते हैं, क्योंकि कलकत्ता वाली काली का तो आपने नाम सुना ही होगा। तो जो कलकत्ता वाली काली है वो उन्हीं के नाम पर कलिकटा या फिर काली घाट के नाम से जाना जाता था। यहां पर इनको राइट मिल गया कि वे यहां के जमींदारों से जमीनें खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद से इन तीनों ही गांवों की जमीनों को इन्होंने खरीदा, उसको फोर्टिफाइड किया, और फोर्टिफाइड करने के बाद 1700 में इसका नया नाम मिला, जिसको हम कहते हैं फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम का किला आप जाएंगे तो देखेंगे, वहीं से अंग्रेजों ने पूरे भारत पे शासन किया। आगे चल करके यही कलकत्ता, जिसकी स्थापना 1698 से 1700 के बीच में हो रही है, बंगाल प्रेसिडेंसी के 3 छोटे गांव हैं, यहां पे बसाए जा रहे हैं, वही कलकत्ता आगे चल करके ब्रिटिश साम्राज्य का हेडक्वार्टर बनेगा। तो ध्यान रखेंगे 1700 में कलकत्ता की स्थापना हो चुकी थी। तो अब कलकत्ता की स्थापना के बाद इसको चारों तरफ से घेरवा दिया गया, फोर्टिफाइड कर दिया गया। इसके बाद से सर चार्ल्स आयर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्ट विलियम किले के पहले अध्यक्ष कौन है, तो सर चार्ल्स आयर हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंग्रेजों की आरंभिक यात्राओं में इस तारीख का, कि यही वह तारीख है जब कलकत्ता की नींव पड़ रही है, और यही कलकत्ता आगे चल करके ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बनेगा, जो 1700 में स्थापित हो रहा है, किंतु 1911 तक भारत की राजधानी के रूप में या कैपिटल के रूप में इंडिया के जाना गया। तो क्या आरंभिक सफलता यहीं पे समाप्त हो गई? नहीं, यह उनकी कोस्टल एरिया में धीरे धीरे विस्तार की आरंभिक स्थिति थी। भारत में इनकी वास्तविक सत्ता की स्थापना का फरमान कब जारी हो रहा है? जब मुगल सम्राट औरंगजेब की मौत हो जा रही है। औरंगजेब 1707 में इनकी मौत हो गई। इसके बाद से भारत में सेंट्रलाइज सत्ता की जो नींव थी वह हिलने लगी, और राज दरबार खुद ही सत्ताओं के संघर्ष में जूझने लगा, सत्ताओं के संघर्ष में उलझ कर रह गया। कई दावेदार आए। खैर, अब वह तारीख आ रही है जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कह सकते हैं, और वह तारीख है 1715 यानी 1715। इस वक्त मुगल राजगद्दी पर बैठे हैं फारूक शियार, और फारूक शियार ने 1715 में एक फरमान जारी किया जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, और यहीं से ब्रिटिश जो व्यापारी भारत में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, अब भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में भी धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाते चले जाएंगे। तो क्या है वह फरमान जो कि फारूक शियार ने जारी किया? तो इस फरमान में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्होंने भारत की गुलामी की नींव को खड़ी की? तो सबसे पहला एलिमेंट तो यह है
कि फर्रुखशियर के फरमान का पहला आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सिक्कों को ढाला करती थी, यानी सिक्के बनाया करती थी या मिंट किया करती थी। इंग्लिश मीडियम वाले इसको ध्यान रखेंगे। जो बंबई में सिक्के मिंट होते थे, उस सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में मान्यता प्रदान कर दी गई, वैसे ही जैसे कि मुगलिया सिक्कों को मान्यता प्राप्त थी। जाहिर सी बात है, जब आप करेंसी को मान्यता दे दिए तो इसका अर्थ है कि आपने काफी हद तक अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तो पहला, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन भारत में कब से आ रहा है, या मुगल साम्राज्य की भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था, वैधता प्राप्त कब से कर रहा है, तो वो 1715 से कर रहा है। किसके फरमान द्वारा? फर्रुखशियर के फरमान द्वारा। फिर दूसरी बड़ी चीज क्या इसमें दिखाई देती है? तो जब हम दूसरी बड़ी चीज में आते हैं तो वह था कि कंपनी को बंगाल में, गुजरात में और हैदराबाद में व्यापारिक छूटें प्रदान की गई, या व्यापारिक विशेषाधिकार या प्रिविलेज दिए गए ट्रेड करने के। फिर उसके बाद और क्या चीज दिया गया? हैदराबाद में इनको ड्यूटी से फ्रीडम दे दी गई। फिर उसके बाद अगली चीज क्या हुआ कि बंगाल में इन्हें दस्तक जारी करने का अधिकार दे दिया गया। फिर अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सूरत शहर को, क्योंकि वही उस वक्त भारत में व्यापारिक गतिविधियों का सबसे बड़े केंद्र के रूप में जाना जा रहा था, तो सूरत को अंग्रेजों को 10,000 वार्षिक भुगतान पे पूर्ण रूप से किसी भी रूप में प्रयोग करने की छूट दे दी गई। किसके द्वारा? फर्रुखशियर द्वारा। यानी कि अब सूरत शहर हो गया है फर्रुखशियर के आदेश से किसका? अंग्रेजों का। अंग्रेज यहां पर कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी जमीन को खरीद सकते थे, उसके बदले में उन्हें मुगल शासकों को केवल और केवल 10,000 रुपए एनुअल टैक्स पे करना होता था, बस। अब जो भारत है, वह भारत का साम्राज्य अब धीरे धीरे मुगलिया सल्तनत का जो साम्राज्य है अब बिखर रहा है, और उसकी कब्र पर ब्रिटिश इंडिया की नींव पड़ेगी। खैर, इसी दौरान एक और व्यापारी आए जिन्हें कि हम फ्रेंच कहते हैं, उन्होंने इनको चुनौती देने की कोशिश की, और इसी दौरान जो सेंट्रलाइज मुगल गवर्नेंस है, उस सेंट्रलाइज मुगल सत्ता की कब्र पर कई छोटे छोटे रजवाड़ों की नींव पड़ेगी, या फिर कई उसके सूबेदार स्वायत्तता या ऑटोनॉमी हासिल करेंगे, और सबके विचार अलग अलग होंगे जो कि अंग्रेजों को अपने प्रभाव को बढ़ाने में मदद करेंगे। खैर, इसी दौरान फ्रांसीसियों से मिलने वाली चुनौतियां भी थी। तो अब अगली कड़ी में मैं लेकर के आऊंगा कि फ्रांसीसियों का इंडिया में आगमन कैसे हुआ, एडवेंट ऑफ फ्रेंच इन इंडिया, और ब्रिटिश फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट टू कंट्रोल द अंपायर ऑफ इंडिया। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहें। उम्मीद करता हूं कि अगर लेक्चर समझ में आएगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे, और फिर मिलते हैं नए मुद्दों के साथ। हालांकि आपके कमेंट के लिए मैं भूखा नहीं हूं, लेकिन एज अ टीचर आपसे एक उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट के रूप में आप जब इन गतिविधियों को करते हैं तो जाहिर सी बात है, ये पता चलता है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी कितनी है किसी भी विषय को समझने की। फिर मिलते हैं अगले मुद्दे के साथ, यानी फ्रेंच आगमन और ब्रिटिश फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।